एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में अभी तक हम लोग 14 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल्ड वे में डिस्कस कर चुके हैं, पीवाईक्यूज लगा चुके हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चंस किस तरीके के फ्रेम होते हैं वो देख चुके हैं। ये मेरा 15th लेक्चर है जहां पर हम लोग जो है डेडलॉक प्रिवेंशन देखेंगे और डेडलॉक अवॉइडेंस देखेंगे कि कैसे हम लोग सिस्टम में डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं और डेडलॉक अवॉइडेंस में हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए बैंकर्स एल्गोरिथम यूज करते हैं, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। गेट में वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बट उससे पहले एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको इस पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज जो आपके मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज है, ये अगर आप एंजॉय कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की या सीओए की या सीएन की, जो भी, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करो। ठीक है, उनको भी इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट डिटेल्ड वे में डिस्कस हो रहा है यहाँ पर, तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, इससे वो भी यहाँ पे आके इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज से बेनिफिटेड हो पाए माय डियर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है, दैट इज व्हाट डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस। ओके, सो डेडलॉक प्रिवेंशन में हम लोग क्या करते हैं, ये डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक्स है आपकी। डेडलॉक प्रिवेंशन में पहले ही बता चुका हूँ, डेडलॉक अवॉइडेंस, डिटेक्शन एंड रिकवरी एंड डेडलॉक इग्नोरेंस, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनको मास्टर कॉन्सेप्ट में नहीं डिस्कस करेंगे और कभी डिस्कस करेंगे इनको। जो इंपॉर्टेंट है मास्टर कॉन्सेप्ट के लिहाज से उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या डिस्कस करने वाले हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम डिस्कस करने वाले हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिथम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ डिस्कस करेंगे, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है और कभी डिस्कस करेंगे। मास्टर कॉन्सेप्ट में मास्टर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जहां से आपके फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो डेडलॉक प्रिवेंशन में हम लोग क्या करते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन में हम लोग क्या करते हैं, जो 4 नेसेसरी कंडीशंस होती है ना डेडलॉक अकर होने के लिए, किसी सिस्टम में जब चारों की चारों नेसेसरी कंडीशंस एक साथ अकर करेंगी तभी सिस्टम आपका डेडलॉक में जाएगा। अगर कोई एक भी अकर नहीं करेगी, चारों में से कोई एक भी सिस्टम में अकर नहीं करेगी, कोई 3 अकर कर रही है, 1 अकर नहीं कर रही है, तो सिस्टम आपका डेडलॉक फ्री होगा, डेडलॉक में नहीं जाएगा। ठीक है, तो डेडलॉक प्रिवेंशन क्या कहता है, उसी टेक्निक को फॉलो करता है। डेडलॉक प्रिवेंशन कहता है कि जो आपके 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं डेडलॉक अकर होने के लिए, उनमें से किसी एक को भी अगर हम लोग वायलेट कर ले जाते हैं, किसी एक भी कंडीशन को वायलेट कर ले जाते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, निगेट कर लेते हैं, तो सिस्टम हमारा डेडलॉक फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एक अगर कंडीशन को निगेट कर ले जाते हैं तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, डेडलॉक फ्री हो जाएगा। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक में। ठीक है, तो किसी भी एक नेसेसरी कंडीशंस को हम लोग निगेट करने की कोशिश करते हैं, अगर निगेट कर ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सिस्टम डेडलॉक फ्री हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका डेडलॉक प्रिवेंशन। जो मैंने बताया वही मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है सिर्फ। ठीक है, बार बार रिपीट करता हूँ कि आपके सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए। ठीक है, ये चीज़ें हम यहाँ पे नोट डाउन भी कर देते हैं जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से नोट्स बना सकें। ठीक है, सो दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग ए सिस्टम दैट वायलेट्स वन ऑफ द 4 नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द अकरेंस ऑफ द डेडलॉक। जो डेडलॉक के अकरेंस के लिए 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक को वायलेट कर देते हैं तो डेडलॉक प्रिवेंट कर लेते हैं हम सिस्टम से, डेडलॉक फ्री कर देते हैं सिस्टम को। दिस इंश्योर दैट द सिस्टम रिमेन्स फ्री फ्रॉम द डेडलॉक। अगर किसी एक को भी निगेट कर लिया, वायलेट कर दिया किसी एक को भी, जो 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं, तो सिस्टम हमारा डेडलॉक फ्री हो जाता है, वो इंश्योर हो जाती है वो चीज़। द वेरियस कंडीशंस ऑफ डेडलॉक अकरेंस में भी वायलेटेड एज। ठीक है, जो 4 कंडीशंस थी उनको वायलेट करने की कोशिश करते हैं, और कैसे वायलेट कर सकते हैं, कैसे निगेट कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वायलेट करना, निगेट करना पॉसिबल नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वायलेट करना, निगेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीपीयू को कभी भी हम लोग निगेट करके शेयरेबल मोड नहीं बना सकते, वो नॉन शेयरेबल मोड ही रहेगा। प्रिंटर जो मेरा नॉन शेयरेबल मोड है उसको शेयरेबल मोड नहीं बना सकते निगेट करके। ठीक है, तो मतलब जितने भी नॉन शेयरेबल आपके रिसोर्सेज सिस्टम में हैं उनको आप निगेट करके शेयरेबल नहीं बना सकते। ठीक है, शेयरेबल नहीं बना सकते, तो ये तो कभी निगेट होता ही नहीं है, ये तो कभी आपका निगेट होता ही नहीं है। नॉट एबल टू निगेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को तो निगेट किया ही नहीं जा सकता, कोई ना कोई ऐसा एक रहेगा जो आपका नॉन शेयरेबल रहेगा। ठीक है, नॉन शेयरेबल रहेगा, सो नॉट एबल टू निगेट। ठीक है, टू वायलेट दिस कंडीशन ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज मस्ट सच दैट दे कैन बी यूज्ड इन ए शेयरेबल मोड।
तो प्रिंटर नॉन शेयरेबल है, ठीक है, सीपीयू नॉन शेयरेबल है, तो उन सबको निगेट करके आप शेयरेबल नहीं बना सकते, ठीक है, तो इसको कभी निगेट किया ही नहीं जा सकता। आई थिंक मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। इन ए सिस्टम देयर आर ऑलवेज सम रिसोर्सेज विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बाय नेचर, ओके, तो उनको आप नहीं बना सकते नॉन शेयरेबल, सॉरी शेयरेबल नहीं बना सकते आप, क्योंकि वो नेचर से क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, एक बार में कोई एक ही प्रोसेस उनको एक्सेस कर सकती है, ठीक है। सो दिस कंडीशन कैन नॉट बी वायलेटेड, मैं पहले ही लिख चुका हूं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को आप वायलेट नहीं कर सकते। आउट ऑफ 4 नेसेसरी कंडीशंस म्यूचुअल एक्सक्लूजन को आप वायलेट नहीं कर सकते, निगेट नहीं कर सकते, ठीक है, निगेट और वायलेट, वायलेट और निगेट नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देन होल्ड एंड वेट, यस होल्ड एंड वेट को निगेट कर सकते हैं, यस वी कैन डू इट, यस वी कैन निगेट इट, निगेट इट। तो जब इसको निगेट करोगे होल्ड एंड वेट को, जब इसको निगेट करोगे होल्ड एंड वेट को, तो इसका निगेशन क्या होगा कि मतलब किसी प्रोसेस, जब कोई प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, उसको जितने भी एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज चाहिए, तो स्टार्ट होने से पहले क्या करो, उसको एलोकेट कर दो, ठीक है, होल्ड एंड वेट की सिचुएशन में मत रखो, उसको स्टार्ट होने से पहले एलोकेट कर दो, तो वो इस सिचुएशन से बाहर निकल आएगी, ठीक है। सो ए प्रोसेस हैज टू फर्स्ट, इसको निगेट कैसे कर सकते हैं, ए प्रोसेस हैज टू फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर ऑल द रिसोर्सेज इट रिक्वायर्स फॉर एग्जीक्यूशन, बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन उसको सब एलोकेट कर दो। वंस इट हैज एक्वायर्ड ऑल द रिसोर्सेज ओनली देन इट कैन स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन, तो डेडलॉक के सिचुएशन में कभी फंसेगी नहीं। दिस अप्रोच इंश्योर दैट द प्रोसेस डज नॉट होल्ड सम रिसोर्स एंड वेट फॉर द अदर रिसोर्सेज, सो बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन वी नीड टू एलोकेट ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस। तो ये भी एक पॉइंट लिख लो, होल्ड एंड वेट को अगर निगेट करेंगे तो क्या हो जाता है, बिफोर स्टार्ट ऑफ, ये भी अपनी लैंग्वेज में लिख लो, बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, ओके, बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस we need to allocate all the resources to that process, okay, to that process, okay, which it requires, ठीक है, for execution, which it requires for execution, जो भी एग्जीक्यूशन के लिए उसको जरूरत है उसको आप एलोकेट कर दो, तो होल्ड एंड वेट की सिचुएशन में वो फंसेगी नहीं, ठीक है, तो इसको निगेट करेंगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है, जब ऐसा कर देंगे तो डेडलॉक फ्री हो जाएगा, ये निगेट हो सकता है, ठीक है। देन नो प्रिम्पशन, नो प्रिम्पशन भी निगेट हो सकता है, यस वी कैन डू इट, वी कैन डू निगेट, इसको भी निगेट किया जा सकता है। नो प्रिम्पशन, जैसे वहां पे क्या था, प्रिम्पशन अलाउड नहीं था, लेकिन यहाँ पे प्रिम्पशन दो केसेस में कर सकते हैं, या तो प्रोसेस आपकी जो प्रोसेस जिसने कुछ रिसोर्सेज होल्ड कर रखे हैं, ठीक है, वो वेट स्टेट में बैठी है, ठीक है, वो यूज ही नहीं कर रही उन रिसोर्सेज का, तो उसको वहाँ जबरदस्ती फोर्सफुली प्रिम्प्ट कर लो और ऐसी प्रोसेस को दे दो जिसको उस रिसोर्सेज की जरूरत है, जब वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेगी, जो उसने भी होल्ड कर रखे होंगे उनको भी फ्री कर देगी, तो जो उस प्रोसेस के रिसोर्स के लिए वेट कर रहे थे वो उसको मिल जाएंगे, तो वो भी अपने आप को एग्जीक्यूट कर देगी, फिर वो भी कुछ रिसोर्सेज रिलीज कर देगी, एंड सो ऑन, सिस्टम आपका डेडलॉक फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो दिस कंडीशन कैन बी वायलेटेड बाय फोर्सफुल प्रिम्पशन, फोर्सफुल प्रिम्पशन से इसको वायलेट किया जा सकता है। कंसीडर ए प्रोसेस इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज एंड रिक्वेस्ट अदर रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेटेड टू इट, then by forcefully preempting the currently held resources the condition can be violated, okay. A process is allowed to forcefully preempt the resource processed by some other processes only if it is high priority process or a system process, मतलब कोई high priority process आ रही है, कोई लो प्रायोरिटी प्रोसेस के बाद उसके रिसोर्सेज हैं इनके लिए वो वेट कर रही है, उससे प्रिम्प्ट करके उसको दे देंगे, ठीक है, या विक्टिम प्रोसेस आपकी वेटिंग लिस्ट में हो, ठीक है, वेटिंग स्टेट में हो, तो उन दो केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्स उससे प्रिम्प्ट करके किसी ऐसी प्रोसेस को दे सकते हैं जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो डेडलॉक फ्री कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है आपकी सर्कुलर वेट, ठीक है, दिस कंडीशन कैन बी वायलेटेड बाय नॉट ओनली अलाउइंग द प्रोसेसेस टू वेट फॉर रिसोर्स इन ए साइक्लिक मैनर, ठीक है, इस कंडीशन को अगर वायलेट करना है तो इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, इस अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। ए नेचुरल नंबर इज असाइन टू एवरी रिसोर्स, जो भी रिसोर्स होंगे उनको नेचुरल नंबर असाइन कर देंगे। ईच प्रोसेस इज अलाउड टू रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स आइदर इन ओनली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर,
ऑफ द रिसोर्स नंबर। रिसोर्स नंबर जैसे मान लीजिए मैंने इसको R1, R2, R3 एंड R4 दे दिया, रिसोर्स नंबर दे दिया नेचुरल, एंड कोई प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है एंड P4 है, तो P1 या तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सेस करेगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सेस करेगी, ठीक है। तो उसका ये मतलब है, इन केस इंक्रीजिंग ऑर्डर इज फॉलोड, इफ ए प्रोसेस रिक्वायर्स अ लेसर नंबर रिसोर्स देन इट मस्ट बी रिलीज ऑल द रिसोर्सेज हैविंग लार्जर नंबर एंड वाइस वर्सा। अगर कोई आपकी प्रोसेस है वो लेसर नंबर रिसोर्स, इन केस इंक्रीजिंग ऑर्डर कोई प्रोसेस या लेसर नंबर रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है, उस केस में उसके बाद जितनी भी हायर नंबर की लार्जर नंबर की रिसोर्सेज है उनको वो फ्री कर देगा, एंड वाइस वर्सा, रिवर्स भी ऐसे ही होगा। दिस अप्रोच इज द मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच एंड इम्प्लीमेंटेबल, हाउएवर दिस अप्रोच मे कॉज स्टारवेशन बट नेवर लीड टू डेडलॉक। स्टारवेशन कॉज करती है बट डेडलॉक कॉज कभी नहीं करती, ठीक है। तो जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनको नेचुरल नंबर में हम लोग असाइन कर देंगे, नेचुरल नंबर असाइन कर देंगे। कोई भी प्रोसेस रिसोर्सेज को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सेस करेगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सेस कर रही है, ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर के केस में अगर कोई भी प्रोसेस लोअर ऑर्डर के रिसोर्स को एक्सेस करना चाहती है तो उसको अपने सारे जितने भी हायर ऑर्डर के रिसोर्सेज होंगे उनको रिलीज करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो स्टारवेशन क्रिएट करती है लेकिन डेडलॉक फ्री करती है आपका, इस तरीके से इसको नेगेट किया जा सकता है, ठीक है। डेडलॉक अवॉइडेंस में आपका यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंकर्स एल्गोरिथम। क्या डिस्कस करने वाले हैं? बैंकर्स एल्गोरिथम। तो अच्छे डिस्कस करेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस, ठीक है। दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग ए सेट, जो आपकी डेडलॉक प्रिवेंशन होती है ना, यहाँ पर एक नोट करके लिख लो, मोर रिस्ट्रिक्टिव होती है, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट कई बार पूछ सकते हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन इज मोर रिस्ट्रिक्टिव, डेडलॉक प्रिवेंशन इज मोर रिस्ट्रिक्टिव as compared to deadlock avoidance। जो आपकी डेडलॉक प्रिवेंशन होती है ये आपकी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होती है एज कंपेयर टू वो डेडलॉक अवॉइडेंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको यहाँ पे घेरे में बंद कर लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। सो डेडलॉक अवॉइडेंस में हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम यूज करके डेडलॉक को अवॉइड करते हैं। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग ए सेट ऑफ डेटा यूजिंग विच ए डिसीजन इज मेड वेदर टू एंटरटेन द न्यू रिक्वेस्ट और नॉट, न्यू रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया जाए कि नहीं, ठीक है। इफ एंटरटेनिंग द न्यू रिक्वेस्ट causes the system to move in unsafe state then it is discarded। और अगर न्यू रिक्वेस्ट को अगर क्या करके अगर हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारा सिस्टम अनसेफ में जा रहा है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। दिस स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स दैट एवरी प्रोसेस डिक्लेयर इट्स मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ईच रिसोर्स टाइप इन द बिगनिंग। तो यहाँ पर डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या आता है कि हर एक प्रोसेस अपनी जो मैक्सिमम उसकी नीड है वो बिगनिंग में ही बता देगी, अगर ना तो कितना उसको एलोकेट है, कितना नीड है, ये सब कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। The main challenge with this approach is predicting the requirement of the process before execution, okay। Bankers algorithm is an example of a deadlock avoidance strategy। जो आपके Bankers algorithm है उसको हम लोग यूज करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस स्ट्रेटजी में, ठीक है। तो वही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। एक नोट पॉइंट था यहाँ पर। तो जो आपका बैंकर्स एल्गोरिथम होता है, बैंकर्स एल्गोरिथम आपका 4 डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, ठीक है। कितना डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है? 4 डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है। अवेलेबल, मैक्स, एलोकेशन और नीड, ठीक है। कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हर एक टाइप के कितने रिसोर्सेज की कितनी यूनिट्स अवेलेबल हैं, मैक्स नीड कितनी है प्रोसेस को हर एक रिसोर्स टाइप के, वो यहाँ पे एलोकेटेड होती है। एलोकेशन कितना किया, हर एक रिसोर्स टाइप का कितना यूनिट प्रोसेस को एलोकेट किया, वो यहाँ पे एलोकेशन डेटा स्ट्रक्चर में आता है, एरे में आता है। और कितनी उसको नीड है, तो नीड कैसे कैलकुलेट करोगे? मैक्स माइनस एलोकेशन। नीड और डिमांड और रिक्वेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? मैक्स माइनस एलोकेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम में। बैंकर्स एल्गोरिथम इज अ डेडलॉक अवॉइडेंस स्ट्रेटजी। इसको कहाँ पर यूज करते हैं? इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट इज यूज इन बैंकिंग सिस्टम टू डिसाइड वेदर ए लोन कैन बी गारंटेड और नॉट,
ठीक है। बैंकर्स, इसको बैंकर्स एल्गोरिथम नाम से इसलिए दिया कि इसको बैंकिंग एनवायरनमेंट में यूज करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि डेडलॉक, इसको लोन ग्रांट करें, लोन ग्रांट करना इसको सेफ है कि नहीं, या लोन लेके भाग जाएगा देगा नहीं, सेफ है कि अनसेफ है। अगर सेफ होता है तो देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। तो इस अप्रोच को हम लोग यूज करते हैं, मैक्सिमम कितनी नीड है उसकी, ठीक है, कितना उसको दे सकते हैं, तो इस एल्गोरिथम का यूज करके बैंकिंग सिस्टम में यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने रख दिया बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सो अवेलेबल मतलब कितने, हर एक टाइप के कितने रिसोर्स की यूनिट्स अवेलेबल है। मैक्स मतलब हर एक प्रोसेस को कितने, किस रिसोर्स टाइप की कितनी यूनिट्स की जरूरत है, हर एक रिसोर्स टाइप का कितना यूनिट हर एक प्रोसेस को एलोकेट कर दिया गया है, हर एक रिसोर्स टाइप की कितनी यूनिट अभी भी नीड बनी हुई है, रिक्वेस्ट है, डिमांड है प्रोसेसेस की, जिससे कि वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर सके और सेफ स्टेट फाइंड आउट कर सके। सो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करना इसलिए अच्छा है कि जो चीज़ें हम लोग यहाँ थ्योरेटिकल वे में समझ रहे हैं वो न्यूमेरिकल से कर लेते हैं, क्योंकि गेट में यहाँ न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है आपका। ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंशन से कभी कभार आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक से कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, डेडलॉक के कॉन्सेप्ट से बनता है, और डेडलॉक के जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे, ठीक है, मैक्सिमम रिसोर्स यूनिट रिक्वायर्ड टू बी इंश्योर डेडलॉक और टू नॉट बी इंश्योर डेडलॉक, ठीक है, मिनिमम कितना, तो वैसे क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये डेडलॉक बैंकर्स एल्गोरिथम का, इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका देख लेते हैं यहां पर। ए सिंगल प्रोसेसर सिस्टम हैज 3 रिसोर्स टाइप X, Y एंड Z। ओके, 3 रिसोर्स के टाइप्स हैं, X टाइप का रिसोर्स है, Y टाइप का रिसोर्स है और Z टाइप का रिसोर्स है। ठीक है भाई, विच आर शेयर्ड बाई 3 प्रोसेसेस, इनको 3 प्रोसेस आपकी शेयर कर रही हैं, वो ये है P0, P1 एंड P2। ठीक है, देयर आर 5 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स टाइप। ओके, हर एक रिसोर्स टाइप की 5 यूनिट्स हैं, इसकी भी 5 यूनिट्स हैं, इसकी भी 5 यूनिट्स हैं, इसकी भी 5 यूनिट्स। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको एक तरीके से पहले लिख लेते हैं, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। कंसिडर दी फॉलोइंग सिनेरियो, जो टेबल में आपको सिनेरियो गिवन है ये कंसिडर कर लेते हैं। वेयर द कॉलम, ओके, alloc denotes the number of units of each resource type allocated to each process। जो alloc कॉलम है ना यहाँ पर, वो ये डिनोट कर रहा है कि हर एक प्रोसेस को किस रिसोर्स टाइप की कितनी यूनिट एलोकेटेड हो चुकी है। ठीक है, एंड द कॉलम रिक्वेस्ट डिनोट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच रिसोर्स टाइप रिक्वेस्टेड बाय ए प्रोसेस। ओके, हर एक प्रोसेस कितने यूनिट अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको नीड है अपने आप को एग्जीक्यूट कराने के लिए, हर एक रिसोर्स टाइप के, वो डिनोट कर रहा है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन विच ऑफ दीज प्रोसेसेस विल फिनिश लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सी प्रोसेस फिनिश होगी। ठीक है, वो आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो ये रहा ऑप्शन P0, P1, P2, नन ऑफ द अबव सिंस द सिस्टम इज इन ए डेडलॉक। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अवेलेबल कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे देखो यहाँ पे नीड वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैक्स नहीं गिवन है आपको। ठीक है, अगर मैक्स गिवन होता और एलोकेशन गिवन होता तब नीड कैलकुलेट करते, तो रिक्वेस्ट उसने सिंपली एलोकेशन दे दिया है और कितनी रिक्वेस्ट है उसके बाद वो दे दिया आपको। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अवेलेबल कैलकुलेट करने की जरूरत है कि एक्स और वाई के कितनी यूनिट्स आपकी बची हुई हैं आफ्टर एलोकेशन, कितनी यूनिट्स आपकी बची हुई हैं आफ्टर एलोकेशन, ये कैलकुलेट करने की जरूरत है, ये कैलकुलेट करने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो x का देखो यहाँ पर x के जब P1, P1, P2 को कितनी 2, 2, 4, 1, 5 यूनिट पूरी की पूरी एलोकेट कर चुके हैं, पूरी की पूरी एलोकेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये आपकी 0 बची। ठीक है, y की P0, P1, P2 को कितनी कॉपी दे चुके हैं, 2 इसको दे चुके हैं, इसको 0, इसको 2, टोटल कितना 4, तो 5 - 1 आउट ऑफ 5 4 एलोकेट कर चुके हैं, तो 1 बचा हुआ है। ठीक है, z का कितना एलोकेट कर चुके हैं, P0 को 1, P1 को 1, P2 को 1, टोटल 3, कितनी यूनिट्स थी 5, तो 5 - 3 कितनी बची हुई है 2, ये अवेलेबिलिटी है x y z के यूनिट्स की। ठीक है, अब इस अवेलेबिलिटी के साथ आप ये देख लो कि P0, P1, P2 में से किसकी डिमांड को आप फुलफिल कर सकते हो। तो देखो P0 की डिमांड x का, उसको एक x टाइप के रिसोर्स के 1 यूनिट की जरूरत है, जबकि अवेलेबल है आपके पास 0, तो P0 फुलफिल नहीं हो सकती।
P1 देख लो, X टाइप के रिसोर्स की उसको 0 यूनिट की जरूरत है, ठीक है। Y टाइप के रिसोर्स की उसको 1 यूनिट की जरूरत है, अवेलेबल है। Z टाइप के रिसोर्स की 2 यूनिट की जरूरत है, अवेलेबल है। तो P1 मेरा यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो जब P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो P1 को जो एलोकेटेड थे ये ऐड हो जाएंगे उसमें, आपको अवेलेबिलिटी में ये फ्री हो जाएंगे। सो 2 0 एंड 1, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 2 1 3, ठीक है। अब इसके साथ देख लो, इसके साथ देख लो किसकी डिमांड फुलफिल की जा सकती है, इसके साथ देख लो अभी किसकी डिमांड फुलफिल की जा सकती है, ठीक है। तो किसकी डिमांड फुलफिल की जा सकती है, 0 1 2 2 0 1। तो देखो P0 को मेरा X का 1 चाहिए, इसके 2 है, Y का 0 चाहिए, ठीक है 1 है, Z का 3 चाहिए 3 है। और देखो तो P0 के फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन P2 एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। X का 1 चाहिए 2 है, ठीक है 1 है। Y का 2 चाहिए इसको, लेकिन यहाँ पर एक ही अवेलेबल है तो नहीं कर सकते P2 को। तो P0 के बाद फिर P1, P1 के बाद फिर P0, तो P0 एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये फ्री हो जाएंगे। यहाँ पे ऐड कर दो 1 2 1, तो 3 1 4 2 1 3 2 1 3 3 3 4। अब 3 3 4 के साथ तो देखो यहाँ पर X का 1 चाहिए 3 अवेलेबल, Y के 2 चाहिए 3 अवेलेबल है, Z के 0 चाहिए 4 अवेलेबल है, तो P2 सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आई थिंक समझ में आ गई होगी, ये आपकी सेफ स्टेट है, ठीक है। सो P0 P1 नहीं, P2 सबसे लास्ट में स्टेट होगी, डेडलॉक में नहीं है, डेडलॉक फ्री है, सेफ स्टेट आ रही है, ठीक है। सेफ स्टेट में एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ये है आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, उसको आराम से करेंगे, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी अभी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, बड़े क्वेश्चन बनते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम से, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी होती है लेकिन होते बहुत सिंपल हैं, अगर आप अच्छे से करके ले जाओगे तो बहुत सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। कर लेते हैं भाई। An operating system uses the banker's algorithm for deadlock avoidance when managing the allocation of 3 resource types X, Y and Z to 3 processes P0, P1 and P2। ये टेबल गिवन है। The given table below presents the current system state, ठीक है। जो करंट सिस्टम का स्टेट है उसको रिप्रेजेंट कर रही है आपकी टेबल। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम और एलोकेशन गिवन है, तो यहाँ पे नीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नीड। सो मैक्स माइनस एलोकेशन करके X, Y, Z की नीड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। Here the allocation matrix shows the current system, current number of resources of each type allocated each process, and the max matrix shows the maximum number of resource of each type required by each process during its execution. There are 3 units of type X, 2 units of type Y and 2 units of type Z, okay, still available. The system is currently in safe state. Consider the following independent request for additional resources in the current state। अभी सिस्टम आपका क्या है, जो करंट इस समय अभी X के कितने बचे हुए हैं, X के 3 हैं, Y के 2 हैं और Z के 2 हैं। इस सिचुएशन के साथ जो नीड आएगी, नीड कैलकुलेट कर लो भाई, नीड कैलकुलेट कर लो यहाँ पर। तो मैक्स माइनस 8 माइनस 0 8, 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 3 3, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2। ये नीड है X Y Z P0 P1 P2 की, ठीक है। तो करंट सिस्टम पे आपका सिस्टम क्या है, डेडलॉक फ्री है ये सिचुएशन के साथ, ठीक है, डेडलॉक फ्री है। तो ये जो आपकी ये रिसोर्स फॉर एडिशनल रिसोर्सेज इन द करंट स्टेट, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो देखो कौन सी रिक्वेस्ट को आप ग्रांटेड कर सकता है सिस्टम, ठीक है। डेडलॉक में नहीं आना चाहिए रिक्वेस्ट ग्रांट करने के बाद, अगर डेडलॉक फ्री है सेफ स्टेट में उसके बाद भी है तो ग्रांट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। P0 रिक्वेस्ट 0 यूनिट्स ऑफ X, 0 यूनिट्स ऑफ Y एंड 2 यूनिट्स ऑफ Z, ओके। P0 रिक्वेस्ट 0 यूनिट्स ऑफ X, 0 यूनिट्स ऑफ Y एंड 2 यूनिट्स ऑफ Z, ओके, 2 यूनिट्स ऑफ Z। तो एलोकेशन के बाद भी, ठीक है, P0 को 0 चाहिए, X के Y के 0 चाहिए और Z के 3 चाहिए, तो इसको 3 कर दो, ठीक है, इसके 3 कर दो और यहाँ पे नीड में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नीड में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा,
समझ में आ गई कहानी। नीड में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये उसकी डिमांड थी। नीड में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नीड में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, सो जब ये इसको एलोकेट कर दोगे यहाँ पर जीरो, ओके, जीरो और 2, तो बचेगा कितना यहाँ पर अभी मेरा। ठीक है, जब ये ग्रांट करोगे, एडिशनल रिक्वेस्ट जब ग्रांट करोगे, जब और 2 और एलोकेट कर दोगे यहाँ पे जेड को, ठीक है, तो बचेगा कितना करंट में से। अभी सिस्टम डेडलॉक फ्री था, तो फिर से उसने रिक्वेस्ट कर ली कि एलोकेशन की कि मुझे और 2 और चाहिए, जेड टाइप के 2 और चाहिए, तो 3 से 1, तो कितना बचेगा 3 2 0। ये अवेलेबल है अभी करंटली, ये रिक्वेस्ट जब बनी तो ये अवेलेबल है। ठीक है, ये अवेलेबल है, जब रिक्वेस्ट बनी तो ये आपकी क्या है, अवेलेबल है। तो पी नॉट क्या हो गया आपका, एग्जीक्यूट हो गया, पी नॉट आपका एग्जीक्यूट हो गया, और अवेलेबिलिटी कितनी है 320 320। तो जैसे ही पी नॉट एग्जीक्यूट होगा तो इसके जो 003 है ये यहाँ आके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ आके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ आके ऐड हो जाएंगे आपके, तो कितने हो जाएंगे 3 2 3। ठीक है, ये करंट अवेलेबिलिटी है। इसको माइनस की एडिशनल रिक्वेस्ट थी तो अवेलेबल इतना था। ठीक है, अवेलेबल इतना था, तो हम पी नॉट को एग्जीक्यूट करके बाहर निकल आए। तो जब पी नॉट एग्जीक्यूट होगा, जितना उसको एलोकेट थे वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, 003 323 323 से देखो क्या किसी को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, किसी की नीड सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या 323 से, 323 से क्या सेटिस्फाई कर सकते हैं हम किसी की नीड। सो देखो P1 को x के कितने चाहिए 3, y के कितने चाहिए 0, अवेलेबल है 2, z के कितने चाहिए 0, अवेलेबल है 3। ठीक है, तो P1 की डिमांड फुलफिल हो सकती है, P1 की डिमांड क्या हो सकती है, फुलफिल हो सकती है, यस और नो। ठीक है, तो अभी नहीं, पहले ठीक है, पहले इतने से देखेंगे, ये अवेलेबल है 320। ठीक है, पहले देखो 320 से देखो, 320 से देखो, 320 से देखो किसी की डिमांड क्या फुलफिल कर सकते हैं हम। तो P1 को x के कितने चाहिए 3, ओके, y के कितने चाहिए 0 तो 2 है, और z के कितने चाहिए 0 तो 0 है। P2 को 1 के x के कितने चाहिए 1 तो 3 है, y के कितने चाहिए 2 तो 2 है, और z के कितने चाहिए 2 तो 2 है। ठीक है, तो इससे हम लोग फुलफिल कर सकते हैं क्या इसकी डिमांड। ठीक है, इसकी डिमांड फुलफिल कर सकते हैं 3, y के 0 चाहिए 2 है, z के 0 चाहिए 0 है, तो कोई भी फुलफिल हो सकती है मेरी। ठीक है, कोई भी मेरी फुलफिल हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो ठीक है, P1 320 320। ठीक है, 320, तो यहाँ पर मेरा जो है, अगर मैं ये 320, देखो यहाँ पर इसको 2 की रिक्वायरमेंट है लेकिन अवेलेबल 2 है, तो P2 तो नहीं, P1 मेरी फुलफिल हो जाएगी। तो P1 के ये 320 जो फ्री हुए यहाँ पे ऐड कर दो 320। ठीक है, यस, समझ में आ गया। इस अवेलेबिलिटी के साथ P2 नहीं चल सकती, P1 चल सकते हैं, तो 0 4 और 6। तो देखो 0 4 6 से, ठीक है, 0 4 6 से P1 तो मेरी चल गई, लेकिन P2 की जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो रही। X टाइप का 1 चाहिए 6 है, कोई बात नहीं, Y टाइप का कितना चाहिए 2 चाहिए 4 है, लेकिन Z टाइप के उसको 2 चाहिए, यहाँ पे अवेलेबल है 0, तो इसको हम ग्रांट नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट 1 को ग्रांट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, P नॉट को 0 की रिक्वायरमेंट एडिशनली उसने की, Y की 0 और Z की 2, तो Z की 2 चाहिए, तो नीड में से 2 उसने यहाँ पे डिमांड कर ली, तो 1 था, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया, 3 - 3 वहाँ 0 हो गई नीड, तो P नॉट मेरी एग्जीक्यूट हो गई। तो जितनी अवेलेबिलिटी थी करंट, जब सिस्टम आपका डेडलॉक फ्री था, तो 002 जो एडिशनली उसने डिमांड किया था माइनस कर दिया 320। 320 से किसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है आपका, P2 को तो नहीं, क्योंकि Z के 0 अवेलेबल है और Z के उसको 2 चाहिए। P1 के लिए 320 से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं 320। ठीक है, तो P2 जब एग्जीक्यूट हो जाएगा आपने रिलीज कर देगा, यहाँ ऐड करेंगे 640। 640 से अभी भी हम P2 की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब रिक्वेस्ट 1 को तो हम लोग क्या नहीं करेंगे, ग्रांट नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट 2 देख लो, ऐसे ही समझ में आ गया होगा रिक्वेस्ट 1 को ग्रांट क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं इस पूरे को इरेज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट 2 का ग्रांट करके देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि उस सिस्टम के साथ हमारा सिस्टम डेडलॉक सेफ स्टेट में नहीं है, अनसेफ स्टेट में आ जा रहा है।
अनसेफ स्टेट में आ जा रहा है, ठीक है। तो जो पहले की थी वही रखते हैं पूरी सिचुएशन। ये यहाँ पे कितना था, 2 था, ठीक है। अब सेकंड रिक्वेस्ट मेरी क्या थी, P1 ने रिसोर्स एक्स के 2 टाइप, रिसोर्स एक्स की P1 ने एक्स टाइप के 2 यूनिट्स की और एक्स्ट्रा डिमांड कर ली। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, 0 वाई की और 0 जेड की, ठीक है, 0 वाई की और 0 जेड की, ठीक है, 0 वाई की और 0 जेड की। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, मैक्स में कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, मैक्स में कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, यही रहेगा ना, मैक्स में आपका कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसने और डिमांड कर ली तो मैक्स में आपका कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। बराबर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसने कितनी डिमांड कर ली, P1 रिक्वेस्ट 2 यूनिट्स ऑफ एक्स, 2 यूनिट्स ऑफ एक्स, ठीक है, 2 यूनिट्स ऑफ एक्स। तो 2 यूनिट्स ऑफ एक्स की इसने डिमांड कर ली, तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से 2, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 इधर आ गए ना, तो ये एक बच गया, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, 3 था तो 1 बचा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गई कहानी, अब समझ में आ गई होगी। देन एक्स और वाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो P1 एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, P1 एग्जीक्यूट हो गया, माइनस करो जो उसने एडिशनली डिमांड कर ली थी, तो कितना बचा, माइनस किया तो 1 2 2, अभी इतना बचा हुआ है। देखो 1 2 2 से क्या हम किसी की डिमांड फुलफिल कर सकते हैं, यस, P2 की डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। तो P2 मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, P1 के बाद मेरा P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन P2 के जितने भी एलोकेटेड हैं वो यहाँ पे ऐड कर दो, 2 1 1, ठीक है, 3 3 3, देखो 3 3 3 से क्या मैं 3 3 3 से, ठीक है, ठीक है, 3 3 3 से क्या हम किसी की डिमांड फुलफिल कर सकते हैं, 3 3 3 से। और जो P1 के यहाँ फ्री हुए थे वो भी तो यहाँ ऐड करेंगे ना, ठीक है। तो P1 के कितने 5 2 0, 5 2 0 भी तो ऐड करेंगे ना यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 3, यस, 8 5 4 से हम P0 की भी डिमांड फुलफिल कर सकते हैं, यस, P0 की भी डिमांड फुलफिल की जा सकती है, ठीक है। तो P0 रिक्वेस्ट 2 आपकी गारंटेड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम अभी सेफ स्टेट में है आपका, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओनली रिक्वेस्ट 1 कैन बी ग्रांटेड, नो, रिक्वेस्ट 2 कैन बी ग्रांटेड, यस, बोथ नो, नाइदर नो। तो रिक्वेस्ट 2 को ग्रांट कर सकते हैं, दोनों को एक साथ ग्रांट नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों को एक साथ ग्रांट नहीं कर सकते। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इनको डील करना है बैंकर्स एल्गोरिथम के क्वेश्चंस को, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट है, ठीक है। तो बैंकर्स एल्गोरिथम डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, डेडलॉक प्रिवेंशन डिस्कस कर लिया एंड ऑल, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने कितने चैप्टर डिस्कस कर लिए, यहाँ पर 1 2 डिस्कस कर लिया, ठीक है, देन 3 4 डिस्कस कर लिया, देन 5 6 7 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पर CPU शेड्यूलिंग, थ्रेड डिस्कस कर लिया, 8 9 10 11 12 13 में हम लोगों ने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन डिस्कस कर लिया, PYQs कर लिए, 14 15 में डेडलॉक डिस्कस कर लिया, देन 16 17 18 में मैं आपके साथ मेमोरी मैनेजमेंट डिस्कस करूंगा, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, पेजिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स, 19 में डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे, 20 में फाइल और उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक सबको अच्छे समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ओके। सो अगर आप इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ओके। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू।